dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you. स्टूडेंट्स, यह वीडियो ट्यूटोरियल अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स अंशों के निर्गमन का लेखांकन का चौथा पार्ट है। इसके पहले अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड 3 पार्ट्स के अलग अलग वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो वहां से जा करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इसमें सबसे पहला है कॉल्स इन एरियर अवशिष्ट याचनाएं और दूसरा कॉल्स इन एडवांस अग्रिम याचनाएं। इन दोनों ही परिस्थितियों में इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती हैं, कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, साथ ही कंपनी अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान हैं, इन दोनों ही बिंदुओं से संबंधित इन सब की चर्चा इस वीडियो ट्यूटोरियल में होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं कॉल्स इन एरियर। स्टूडेंट्स, जब कोई कंपनी अपने इशूड शेयर्स के संबंध में कोई कॉल्स करती है, अर्थात कॉल्स अमाउंट ड्यू करती है और कुछ अंशधारी इस ड्यू अमाउंट का भुगतान एक पर्टिकुलर ड्यू डेट तक नहीं करते हैं, तो कंपनी ऐसे न प्राप्त हुए बकाया राशि को अवशिष्ट याचना कहती है या कॉल्स इन एरियर कहती है। स्टूडेंट्स, कंपनी कॉल्स इन एरियर की गणना अलॉटेड शेयर्स यानी जो शेयर उस अंशधारी को जिसने कॉल का भुगतान नहीं किया है को जो शेयर अलॉट किए गए हैं उन शेयरों की संख्या तथा जो कॉल्स मनी मांगी गई है, जो कॉल्स ड्यू की गई है, उसमें प्रत्येक शेयर पर कॉल्स मनी की जो राशि होती है, इन दोनों का गुणा करके कॉल्स इन एरियर की राशि की गणना की जाती है। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉल्स इन एरियर की जहां तक बात है तो इसके संबंध में 2 विकल्प हैं या 2 प्रकार हैं लेखांकन के। पहला जो विकल्प है वह यह है बाय ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कि जबकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला जाए, यानी कंपनी की बुक्स में कॉल्स इन एरियर को अलग से रिकॉर्ड करने के लिए कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला जाए। और दूसरा विकल्प है कि जबकि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट अलग से कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करने के लिए न खोला जाए। यह 2 विकल्प लेखांकन की दृष्टि से हैं। इन दोनों विकल्प में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इन दोनों ही विकल्पों से अकाउंटिंग करने पर अल्टीमेटली जो कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का इम्पैक्ट है वह बिल्कुल एक समान होता है, सेम होता है। और कंपनी अधिनियम में भी इस बारे में कोई अलग से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कॉल्स इन एरियर के संबंध में कौन सा विकल्प अपनाया जाए। यहाँ यह स्वतंत्रता है अकाउंटेंट की कि वह चाहे तो कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करने का पहला विकल्प यानी जो है कहता है कि कॉल्स इन एरियर का खाता खोल लिया जाए और कॉल्स इन एरियर को इसी खाते के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाए, और जब वो राशि प्राप्त हो जाए तो उस समय इस कॉल्स इन एरियर को बंद कर दिया जाए। तो यह एक विकल्प है। दूसरा विकल्प यह कहता है कि चूंकि ऑलरेडी वह अमाउंट ड्यू हो चुका है, पर्टिकुलर कॉल्स में ड्यू है, ड्यू बट नॉट पेड, तो चूंकि ऑलरेडी वो पर्टिकुलर कॉल्स में ड्यू है, डेबिट है, तो उसके लिए अलग से कोई खाता खोलने की जरूरत नहीं है। इन सब ट्रीटमेंट को हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटिव नंबर 1 यानी जबकि कंपनी की पुस्तकों में कॉल्स इन एरियर का अलग से एक खाता खोल करके कॉल्स इन एरियर के संबंध में एंट्री की जाती है या कॉल्स इन एरियर के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, तो उस समय कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं। तो सबसे पहले एंट्री तब होती है जब कॉल्स इन एरियर होता है, यानी व्हेन कॉल्स इन एरियर अकर्स। एंट्री हो जाती है
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर पर्टिकुलर्स कॉल्स अकाउंट, यानी जिस कॉल से संबंधित यह कॉल्स इन एरियर होता है उस कॉल्स को यहाँ क्रेडिट कर दिया जाता है और कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। बीइंग कॉल्स इन एरियर ऑन, जितने शेयर्स पे एरियर है वह एट द रेट ऑफ पर शेयर जो रेट है वह। तो इस प्रकार से यह एंट्री कंप्लीट हो जाती है। दूसरी एंट्री तब करने की जरूरत होती है जब ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट रिसीव हो जाता है, प्राप्त होता है उस समय, यानी व्हेन कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड। इस समय जो एंट्री होती है वह एंट्री एक सिंपली रिसीव की एंट्री होती है, अमाउंट प्राप्त करने की एंट्री होती है। और वो भी कौन सा अमाउंट है, तो अमाउंट कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड है, तो खाता भी इसमें कॉल्स इन एरियर का ही प्रभावित होता है। और एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर शेयर्स एट द रेट ऑफ पर्टिकुलर रेट। तो इस प्रकार से कॉल्स इन एरियर खाता खोल करके कॉल्स इन एरियर के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सकता है, यानी कॉल्स इन एरियर होने पर और कॉल्स इन एरियर प्राप्त होने पर। स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एरियर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है और वह है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, यानी जो अमाउंट बकाया हो जब उसका भुगतान हो, तो जो उस अमाउंट की ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट से लेकर के जो अमाउंट प्राप्त होने की डेट होती है, कॉल्स इन एरियर रिसीव होने की डेट होती है, इन दोनों के बीच की जो अवधि होती है, इस अवधि पर जो ड्यू या बकाया अमाउंट है उस पर कंपनी एक इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है, ब्याज भी लगा सकती है। और इसमें कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक टेबल एफ है। इस टेबल एफ में यह प्रावधान है कि कॉल्स इन एरियर जो है वह 10% के रेट से हो सकता है, या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई अलग रेट डिसाइड करते हैं कॉल्स इन एरियर के संबंध में तो वही रेट अप्लीकेबल होगा। मीन्स कि या तो टेबल एफ का जो रेट है 10% पर एनम के रेट से लगेगा कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट, अथवा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर कोई स्पेशल प्रावधान कर रखा है, यानी 10% से कम या 10% से ज्यादा का, तो वह रेट अप्लीकेबल माना जाएगा और कंपनी अपने कॉल्स इन एरियर पर इस प्रकार से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। अब आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई कंपनी अपने कॉल्स इन एरियर के संबंध में कोई इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उस समय क्या एंट्री करी जाती है। तो देखिए, जब यह इंटरेस्ट ड्यू होता है उस समय एंट्री की जाती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, यानी पर्टिकुलर शेयर होल्डर जिसकी की कॉल ड्यू है। सपोज दैट कि मान लीजिए कोई XYZ शेयर होल्डर है जिसकी कॉल्स ड्यू है या कॉल्स इन एरियर है, तो उसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर का यहाँ नाम लिखेंगे, यानी XYZ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट की जहां तक बात है, इसके संबंध में अगली एंट्री तब होती है व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर, यानी जब इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव होता है कॉल्स इन एरियर के संबंध में, तो उस समय एंट्री की जाती है। और उस समय जो एंट्री होती है वह होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर। अब यह जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट है यह एक रेवेन्यू आइटम है, यह एक आयगत विषय है, इसलिए इसे फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगली एंट्री करने की जरूरत तब होती है जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और इस समय एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर टू
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा गया है। स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा, उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट न होकर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। इसीलिए यहाँ पर कंपनीज के संबंध में जब कोई एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी खाते को ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट न लिख करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है। और हम लोग जब भी आगे भी जब पढ़ेंगे तो जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात आएगी, वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अल्टरनेटिव नंबर 1 में कॉल्स इन एरियर के संबंध में एंट्री देखी, जिसमें जब कॉल्स इन एरियर होती है उस समय क्या एंट्री होती है, साथ ही साथ जब कॉल्स इन एरियर रिसीव होती है तो उस समय क्या एंट्री होती है, यदि कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कंपनी से तो जब ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या ड्यू किया जाता है उस समय कौन सी एंट्री होती है, जब यह इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव होता है तो उसके संबंध में कौन सी एंट्री करी जाती है, और फाइनली जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय कौन सी एंट्री की जाती है, हम लोगों ने इसे देखा। स्टूडेंट्स जहां तक कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में दिखाने की बात है, तो यहाँ यदि हम बैलेंस शीट की बात करें, कंपनीज की बैलेंस शीट की बात करें, तो देखिए ये कंपनी की बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है, यानी कंपनी छोटी हो बड़ी हो कोई भी कंपनी हो उसे इसी फॉर्मेट बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी। और बैलेंस शीट में जो आइटम्स दिए गए हैं यानी जो एंट्रीज दी गई हैं, इसके अतिरिक्त कोई अलग से एंट्री या पॉइंट ऐड करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखें तो यह बिल्कुल एक शेड्यूल की तरह दिखता है जिसमें 2 हिस्से हैं। इसको हम लोग आगे एक चैप्टर है कारपोरेट अकाउंट में, वहां पर बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि प्रश्न है बैलेंस शीट से संबंधित तो बैलेंस शीट को यहाँ पर थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ बैलेंस शीट 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला जो हिस्सा है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का है। इसमें भी कुल 4 हिस्से हैं, जिसमें पहला है शेयर होल्डर फंड और दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट और थर्ड है नॉन करेंट लायबिलिटीज और फोर्थ है करेंट लायबिलिटीज। अब इसमें जहां तक पहले हिस्से की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं A, B, C, और वहीं दूसरे की बात करें तो इसमें कोई सब पॉइंट नहीं है। तीसरे की बात करें तो इसमें 4 सब पॉइंट्स हैं। चौथे की बात करें तो इसमें भी 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एसेट साइड में भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एंट्रीज हैं इनमें बैलेंस शीट में कोई नया आइटम नहीं जोड़ा जा सकता है। ये कंपनी एक्ट का एक तरीके से शेड्यूल है, एक फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में भर के कंपनी को सूचना देनी होती है जो बैलेंस शीट के फॉर्म में होती है। अब रही बात कि हम लोग तो बात कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाए। तो अगर इन पूरी एंट्रीज को हम लोग देखें तो कहीं कॉल्स इन एरियर को दिखाने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो अब प्रश्न बनता है कि आखिर इसे शो कहाँ किया जाए। यदि आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ एक प्रश्न में तो वहाँ हमने बताया था कि इसमें जो एंट्रीज हैं उनको दिखाने के लिए नोट्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुछ डिटेलिंग यदि करनी है, कुछ विशेष बातें यदि उसमें शामिल करनी है, या उस पर्टिकुलर एंट्री या अमाउंट पर किसी अन्य बात का भी कोई प्रभाव है, तो उसको हम नोट नंबर के थ्रू जाहिर करते हैं।
अब यहाँ कॉल्स इन एरियर की बात यदि करें तो शेयर कैपिटल कॉल्स इन एरियर की स्थिति में कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम कोई कॉल्स ड्यू करते हैं तो उसी समय शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और यदि कॉल्स इन एरियर प्राप्त ही नहीं हुआ तो शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी क्रेडिट है, लेकिन एरियर के वजह से वह अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर प्राप्त नहीं हुआ ड्यू के आधार पर शेयर कैपिटल को दिखाया जाए तो यह तो एक बड़ा गड़बड़ होगा कि जो कैपिटल नहीं मिली हुई है उसे भी कैपिटल के रूप में दिखाया जाए। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान मिलता है नोट्स में, यानी शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो नोट तैयार किया जाएगा उसमें क्या करेंगे, तो उसमें एथराइड शेयर कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को दिखाने के बाद से यदि कोई कॉल्स इन एरियर है तो इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को घटा दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो अमाउंट प्राप्त होगा उसको शेयर कैपिटल के सामने शो किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो शेयर कैपिटल है वो करेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉल्स अमाउंट ड्यू होगा उसमें से कॉल्स इन एरियर को घटा करके बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट भी करेक्ट हो जाएगा और जो कॉल्स इन एरियर है उसका भी हिसाब हो जाएगा। तो अभी इस बात से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में डायरेक्टली नहीं शो की जाती है, कोई आइटम के रूप में किसी पर्टिकुलर हेड में नहीं शो की जाती है, बल्कि इसे शेयर कैपिटल को एडजस्ट करते समय कॉल्स इन एरियर को शेयर कैपिटल के अमाउंट से घटा दिया जाता है और जो नेट अमाउंट आता है उसको बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल के खाने में शो किया जाता है। तो इस प्रकार से कॉल्स इन एरियर का बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉल्स इन एरियर के दूसरे अल्टरनेटिव की यदि हम बात करें तो दूसरा अल्टरनेटिव अभी हमने आपको बताया जो यह है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी यह एक ऐसा अल्टरनेटिव, ऐसा विकल्प प्रदान करता है कि कॉल्स इन एरियर खाता खोले बिना भी हम कॉल्स इन एरियर के संबंध में हिसाब किताब रख सकते हैं, एंट्री पास कर सकते हैं और बुक में कोई लफड़ा भी नहीं होगा, कोई झंझट भी नहीं होगी। और जब कॉल्स इन एरियर खाता नहीं खोला जाता है तो जाहिर सी बात है कि जब कॉल्स इन एरियर खाता खोला ही नहीं गया तो किसी विशेष अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या? मेरे समझ से तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज इट इज जैसे एंट्री होती है, यानी कॉल्स ड्यू करते समय कॉल ड्यू हो जाएगी, कॉल प्राप्त करते समय जितना पैसा प्राप्त होगा उतने से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पर्टिकुलर कॉल्स को उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इस बात को इस एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई है जो 2 लाख रुपए की ड्यू हुई है, लेकिन यहाँ जो ये अमाउंट रिसीव हुआ है, अब दूसरी कॉल पे ज़रा ध्यान दें तो यहाँ 2 लाख नहीं रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है? 1,96,000। तो चूंकि जब कॉल ड्यू किया गया था तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपए से ड्यू था, लेकिन बाद में देखें दूसरी एंट्री में यही खाता यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल केवल 1,96,000 से क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ शेयर्स के बदले में जो अमाउंट है इस कॉल का वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी डेबिट अमाउंट ज़्यादा और क्रेडिट अमाउंट कम, तो इसका जो बैलेंस है वो क्या है? तो वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कॉल्स में डेबिट साइड में पड़ा हुआ है, और कोई कॉल्स यदि ड्यू है, डेबिट है, तो ये माना जाएगा कि ये बकाया है, ये प्राप्त ही नहीं हुई है, क्योंकि प्राप्त हुई होती तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाता और ये खाता बंद हो जाता। तो अकाउंटेंट ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि अरे यार, जब कॉल्स इन एरियर का अमाउंट ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कॉल्स में एक बार ड्यू कर दिया गया है, उसमें शो किया जा रहा है, उसमें दिख रहा है, तो इसके लिए अलग खाता खोलने की जरूरत क्यों? जब ये अमाउंट आगे चल के प्राप्त होगा तो फिर एक बार लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल्स अकाउंट,
तो ये खाता इस प्रकार से बंद हो जाएगा। और यदि ये कॉल्स नहीं प्राप्त होती है तो तब तक ये इसी कॉल्स में ड्यू अमाउंट की तरह दिखाया जाएगा, यानी एरियर की तरह दिखता रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऐसा होने पर कोई एडिशनल एंट्री की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए कॉल्स इन एरियर के संबंध में अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट न खोला जाए तो किसी विशेष एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉल्स इन एरियर रिसीव होता है तो उस समय एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर पर्टिकुलर कॉल्स अकाउंट, यानी जिस कॉल का अमाउंट बाकी था, जिस कॉल्स में डेबिट बैलेंस था, वो अमाउंट जब मिलता है तो उस कॉल्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो कॉल्स रिसीव करने पर भी तो यही एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल्स अकाउंट। तो जब ये अमाउंट दोबारा रिसीव होगा तो उस समय एक बार और एंट्री कर देंगे। यहाँ पर सेकेंड अल्टरनेटिव में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पे यदि इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट के संबंध में जो एंट्रीज अल्टरनेटिव नंबर 1 में पास की जाती हैं, एज इट इज सारी एंट्री अल्टरनेटिव नंबर 2 में भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के संबंध में की जाती है। तो इस प्रकार से कॉल्स इन एरियर का हिसाब किताब कंपनियां रखती हैं, चाहे अल्टरनेटिव नंबर 1 का इस्तेमाल करें या अल्टरनेटिव नंबर 2 का इस्तेमाल करें। और यहाँ हमने अभी आपको बताया कि कंपनी एक्ट भी इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं देती है और न ही इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई डायरेक्शन देता है। तो अभी ये दोनों ही सिस्टम जो है वो अपनाए जाते हैं कंपनियों के द्वारा। आप भी इसमें से प्रश्न हल करने के लिए किसी एक सिस्टम को आप अपना सकते हैं। आइए हम लोग खुद अब तक जो देखा उसको ठीक प्रकार से समझने के लिए एक प्रश्न की मदद लेते हैं और इस प्रश्न को हल करके हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉल्स इन एरियर के संबंध में एंट्री की जाती है। और यहाँ पर इस प्रश्न को हम दोनों माध्यमों से, यानी दोनों अल्टरनेटिव्स के आधार पे सॉल्व करेंगे, चाहे अल्टरनेटिव नंबर 1 हो या अल्टरनेटिव नंबर 2 हो। दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे कि एंट्री कैसे की जाएगी और दोनों सिस्टम को अप्लाई करने में अलग अलग क्या अंतर आता है, इस बात को भी समझेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वह है कि एक ए लिमिटेड है जिसने 40,000 शेयर, प्रत्येक शेयर 10 रुपए का है, इशू किया। शेयर्स का जो अमाउंट है वो कुछ इस प्रकार से रिसीव हुआ, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। सभी अमाउंट्स एज इट इज प्राप्त हो गए सिवाय एक राजू जिसके पास 500 इक्विटी शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। और दूसरी एक शेयर होल्डर शशि जिसके पास कंपनी के 300 इक्विटी शेयर्स थे, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है ए लिमिटेड की पुस्तकों में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके संबंध में एंट्री कैसे बनाई जाएगी, कॉल्स इन एरियर को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करें। इसमें जो एंट्री होगी वो होगी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। और हमने पहले ही आपको बताया है कि कॉल्स इन एरियर के संबंध में 2 अल्टरनेटिव हैं। हम इस प्रश्न को, यद्यपि इस प्रश्न में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, हम स्वतंत्र हैं कि हम चाहे तो अल्टरनेटिव नंबर 1 से भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव नंबर 2 से भी कर सकते हैं। प्रश्न हमें किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं देता है। यहाँ पर हम आपको दोनों ही माध्यमों से एंट्री करके बताएंगे, तो आप यहाँ यह क्लियर भी कर सकते हैं कि दोनों माध्यमों से एंट्री कैसे की जाएगी और दोनों माध्यमों से एंट्री करने पर क्या परिवर्तन आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले अल्टरनेटिव में एंट्री करके देखते हैं, यानी व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन। यानी पहला अल्टरनेटिव है कि जब कॉल्स इन एरियर का खाता खोला जाए। तो एंट्री को एक बार याद करें और फिर हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो पहले एंट्री की यदि बात करें एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने की, तो यहाँ पर तो कोई कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, कोई नया स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है।
चूंकि एप्लीकेशन का पैसा एज इट इज प्राप्त हुआ है। तो पहला एंट्री अगर हम देखें तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। और अमाउंट की बात करें तो 40,000 शेयर है, ₹2 का एक है और सभी पर पैसा प्राप्त हुआ है, तो अमाउंट हो जाएगा 80,000 रुपये। अब दूसरी एंट्री की बात करें तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए दूसरी एंट्री बनाएंगे। और दूसरी एंट्री ये जो ट्रांसफर की एंट्री है वो हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 ऑन ईच ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर भी अमाउंट की बात करें तो पूरा का पूरा अमाउंट चूंकि शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए यहाँ भी अमाउंट हो जाएगा 80,000। अब अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री के संबंध में चूंकि अलॉटमेंट पर एक मिस्टर राजू है जिसने 500 शेयर खरीदा हुआ है और उसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो क्या ड्यू करते समय इसकी कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। ड्यू करते समय कैसे पता चलेगा कि वो पैसा नहीं देगा? पहले मांगा जाएगा ना, तो मांगते समय यानी ड्यू करते समय तो पूरे के पूरे 40,000 शेयर पे ड्यू करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ अलॉटमेंट ड्यू करने की जो एंट्री होगी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और एंट्री हो जाएगी से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। और अमाउंट की बात करें तो 40,000 शेयर 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1,20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी अगली एंट्री की बात करें यानी जब ये अलॉटमेंट का पैसा जब मिलेगा तो सब लोग तो दे देंगे, लेकिन मिस्टर राजू जिसने 500 शेयर लिया है उसने पैसा नहीं दिया, तो उसको छोड़ के बाकी तो प्राप्त होगा ना। तो जितना प्राप्त होगा उसके संबंध में तो प्राप्त करने वाली एंट्री होगी ही होगी। और जो राजू का हिस्सा है जो उसने नहीं दिया, तो चूंकि यह हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं यह मान करके कि जो काल्सिन एरियर है उसे काल्सिन एरियर अकाउंट में लिखेंगे, शामिल करेंगे। तो यहाँ दो एंट्री को एक साथ मर्ज करके एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी, यानी एक तो जो पैसा बाकी शेयर पे प्राप्त हुआ तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की जो आप पहले करते आ रहे हैं, क्या करते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या, तो दूसरी एंट्री हो रही है काल्सिन एरियर वाली। तो काल्सिन एरियर में आपने देखा था जब हमने अभी काल्सिन एरियर की एंट्री बताई, तो जब अकाउंट खोल करके या काल्सिन एरियर का अकाउंट खोल करके एंट्री करने की जरूरत होगी तो उस समय हमने आपको बताया है एंट्री हो जाती है काल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल्स अकाउंट, यानी जिस कॉल पे एरियर हुआ है। तो यहाँ इन दोनों एंट्री को एक साथ हम मर्ज करेंगे और मर्ज करके करेंगे, यानी चौथी एंट्री क्या हो जाएगी, तो चौथी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट काल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक कंपाउंड एंट्री हो रही है दो एंट्रियों को एक साथ मिलाने की, यानी अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने के और काल्सिन एरियर की। तो अब तो आप इतने सक्षम हो गए हैं कि इस एंट्री को ठीक प्रकार से समझ सके कि यह दो एंट्रीज को मिला करके एक कंपाउंड एंट्री बनाई गई है। और एंट्री का नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 39,500 शेयर्स एंड काल्सिन एरियर ऑन 500 शेयर्स। अब मुख्य बात यहाँ पर अमाउंट की है, भैया कितना पैसा प्राप्त होगा, तो जो पैसा प्राप्त होगा उसको बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे और जो नहीं प्राप्त होगा उसको काल्सिन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो 1,20,000 ड्यू है। अब यह 1,20,000 में से 39,500 शेयर पे तो पैसे प्राप्त होंगे ₹3 के रेट से। तो यदि वर्किंग नोट की हम बात करें तो काल्सिन एरियर एट अलॉटमेंट 500 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 500 शेयर जो राजू के पास है उस पे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा 1500। दूसरा है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यानी अब अलॉटमेंट पे मिलेगा कितना, तो भाई
जितना ड्यू था उसमें से जो बकाया है उसको घटा दें तो मिला हुआ वाला अमाउंट मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये भी हो सकता है कि 39,500 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हमने वर्किंग नोट में जो ड्यू अमाउंट था 1,20,000, इसमें से जो अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ यानी काल्सिन एरियर है उसको घटा दिया, तो ये प्राप्त हो गया 1,18,500। तो आइए अब हम लोग एंट्री में देखें तो बैंक अकाउंट में जो अमाउंट रिसीव होगा उसकी एंट्री होगी, यानी 1,18,500 रुपीज। और काल्सिन एरियर की बात करें तो काल्सिन एरियर में जो अमाउंट लिखा जाएगा वो हो जाएगा 1,500 रुपीज। तो इस प्रकार से काल्सिन एरियर की एंट्री, पहली एंट्री जो अलॉटमेंट के समय है वो कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, अभी इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले अल्टरनेटिव के आधार पे सॉल्व किया जबकि काल्सिन एरियर अकाउंट खोला गया। तो आइए अभी इस एंट्री के बाद सीधे हम लोग दूसरे अल्टरनेटिव में यहां तक की एंट्री कैसे की जाएगी इसको हम लोग देखते हैं, जबकि काल्सिन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहां आपको बता दें कि यहां पर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करने तक की एंट्री में कोई फर्क नहीं होगा, यानी चाहे वो अल्टरनेटिव नंबर 1 हो चाहे अल्टरनेटिव नंबर 2 हो, एंट्री नंबर 3 तक एज इट इज होगी, चाहे वो अल्टरनेटिव नंबर 1 हो चाहे अल्टरनेटिव नंबर 2 हो। मतलब एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने की एंट्री, एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट को ड्यू करने की एंट्री, इन 3 एंट्री की बात यदि करें तो पहले और दूसरे में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, अंतर कहाँ आएगा, तो ये चौथी एंट्री के संबंध में अंतर आएगा। जो काल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करके करनी थी तो हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट काल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यदि काल्सिन एरियर अकाउंट न ओपन हो तो उस समय क्या एंट्री होगी, तो हमने बताया कि इसमें कोई स्पेशल एंट्री होगी ही नहीं। मतलब कि चौथी एंट्री जो पहले अल्टरनेटिव में हमने किया था यह 2 एंट्री का एक कंपाउंड एंट्री है। पहली कौन सी, तो अलॉटमेंट पर पैसा रिसीव होने वाली एंट्री, और दूसरा काल्सिन एरियर की। तो कौन सी एंट्री होगी, नहीं काल्सिन एरियर वाली एंट्री नहीं होगी, लेकिन क्या अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने वाले भी एंट्री नहीं होगी, वह तो दूसरे अल्टरनेटिव में होगी ही। तो वह सिंपली कौन सी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, यहाँ अमाउंट में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, तो चूंकि सारा पैसा तो रिसीव हुआ नहीं, यह जो पैसा प्राप्त हुआ है वह केवल 39,500 शेयर पे प्राप्त हुआ है, तो अमाउंट 39,500 का ही लिखा जाएगा और यह अमाउंट हो जाएगा 1,18,500 रुपीज। स्टूडेंट्स, अब इस प्रश्न में यदि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स के ड्यू करने की एंट्री की बात करें तो ये पांचवी जो एंट्री होगी 5th नंबर की एंट्री होगी। यदि हम पहले अल्टरनेटिव्स में बात करें तो ये एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। अमाउंट की बात करें तो ड्यू करते समय तो चाहे वो राजू का जो जिसने अलॉटमेंट पे भी पैसा नहीं दिया उस पर भी ड्यू करेंगे, मांगेंगे तो सबको मांगेंगे। ओके, तो इसीलिए जितना भी ये इशू साइज है ना या सब्सक्राइब साइज है ना, उतने पर जब भी हम कोई कॉल ड्यू करेंगे तो उतने शेयर पर ही कॉल्स मनी ड्यू करेंगे जितने की शेयर सब्सक्राइब्ड हैं। तो इसीलिए यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते समय हम 40,000 अंशों पर कॉल्स को ड्यू करेंगे, न कि 39,500 पर या 39,200 पर। यानी यहाँ पर तो दूसरा कॉल भी काल्सिन एरियर है जो शशि के पास है 300 शेयर्स का। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते समय 40,000 यानी पूरे इशू साइज पर अमाउंट ड्यू किया जाएगा। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपए। वहीं अगर सेकेंड अल्टरनेटिव में इस टर्म को देखें तो यहाँ पर भी एज इट इज होगा, यानी इक्विटी शेयर
first and final call account debit to equity share capital account being first and final call money due on 40,000 share at the rate of 5 पर अमाउंट 2 लाख। हाँ, अगली एंट्री जो होगी यानी 6 नंबर की एंट्री जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव होगा। तो यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है। प्रश्न में यदि देखें तो राजू ने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, और शशि जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे टोटल ड्यू की यदि बात करें, ड्यू बट नॉट रिसीव यानी कॉल्स इन एरियर की बात करें, तो यहाँ पर जो एरियर्स है वह राजू के शेयर प्लस शशि के शेयर यानी 500 राजू के शेयर और प्लस 300 शशि के शेयर, इन दोनों पर प्राप्त नहीं होगा। इसके संबंध में यदि हम एंट्री की बात करें तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव होते समय जो एंट्री होगी, फर्स्ट अल्टरनेटिव्स की बात करें तो यहाँ पर दो एंट्री को मिलाकर के एक कंबाइंड एंट्री बनाई जाएगी, यानी जितने शेयर पे कॉल का पैसा रिसीव होगा वो कॉल्स मनी रिसीव करने की एंट्री, और जिन पर रिसीव नहीं होगा उनके लिए कॉल्स इन एरियर की एंट्री। तो यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 39,200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ऑन ईच रिसीव्ड। अब यहाँ देखें जो अमाउंट रिसीव होगा वो 39,200 शेयर्स पे होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एरियर की यदि बात करें तो 500 शेयर जो राजू के पास थे उसने भी पैसा नहीं दिया, और शशि जिसके पास 300 शेयर थे उसने भी इस कॉल का पैसा नहीं दिया। तो टोटल जो कॉल्स इन एरियर है वो 500 प्लस 300 यानी इक्वल टू 800 शेयर्स पे है, और रेट की बात करें तो 5 रुपीज का रेट है। तो अमाउंट की यदि बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 4,000 रुपये। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी में जो अमाउंट रिसीव होगा यदि उसकी बात करें तो ड्यू अमाउंट था 2 लाख रुपए, प्राप्त नहीं हुआ 4,000 रुपये, यानी प्राप्त कितना हो गया 1,96,000 रुपये। एक यह रास्ता है, आप चाहें, आप विद्यार्थी चाहें तो इसका दूसरा भी एक कैलकुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बात वही आएगी यानी 39,200 गुणे 5, तो उस समय भी 1,96,000 ही आंसर आएगा। अब आइए एंट्री में अमाउंट को पोस्ट करते हैं। तो बैंक अकाउंट में तो वह हिस्सा डेबिट होगा जो प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ 1,96,000, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,96,000, और कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट शो किया जाएगा जो प्राप्त नहीं हुआ है और वह है 4,000 रुपये। तो इस प्रकार से 2 लाख रुपए जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ड्यू था वह उसमें से 1,96,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे और 4,000 रुपये कॉल्स इन एरियर अकाउंट में लिख दिया जाएगा। अब सेकेंड अल्टरनेटिव्स की यदि हम लोग बात करें तो सेकेंड अल्टरनेटिव्स में यह एंट्री केवल एक ही होगी, यानी कॉल्स मनी रिसीव करने की। दूसरी एंट्री कॉल्स इन एरियर वाली नहीं होगी क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ ओपन ही नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ जो एंट्री होगी वह हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 39,200 शेयर्स ऑफ 500 ईच रिसीव्ड, और यहाँ जो अमाउंट रिसीव्ड होगा केवल उसी की एंट्री होगी। और अभी कैलकुलेशन में हम लोगों ने देखा कि 1,96,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो 1,96,000 की ये एंट्री हो जाएगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट विथ 1,96,000 और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिटेड विथ 1,96,000। तो इस प्रकार से यह एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ प्रश्न में चूंकि एरियर के रिसीव होने की कोई बात का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसमें एंट्री बस 6 एंट्री हमको बनानी है, आगे इसमें कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि प्रश्न में उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा अभी कि चाहे अल्टरनेटिव नंबर 1 हो चाहे अल्टरनेटिव 2 हो, दोनों ही माध्यमों से हम जर्नल की एंट्री कॉल्स इन एरियर के संबंध में कर सकते हैं और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है।
स्टूडेंट्स, यह तो रही काल्सिन एरियर की बात। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो है काल्सिन एडवांस, अग्रिम याचनाएं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, आप सब जानते हैं कि कोई भी कंपनी जो अपना शेयर इशू करती है वह अपने शेयर प्राइस की डिमांड के लिए कॉल्स करती है, और जब कंपनी कॉल्स ड्यू करती है तो उसके बाद अंशधारी उसका भुगतान करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंशधारी कंपनी के द्वारा बिना मांगे ही कंपनी की कुछ कॉल्स का भुगतान कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कॉल्स अभी ड्यू नहीं हुई रहती है और एडवांस में उसके पहले ही अंशधारी उसका पैसा कंपनी में जमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से अग्रिम काल का भुगतान जो है वह काल्सिन एडवांस कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को जान लेनी चाहिए। काल्सिन एडवांस केवल उन्हीं कंडीशंस में हो सकता है कि यदि उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में काल्सिन एडवांस के संबंध में कोई व्यवस्था हो, अर्थात यह लिखा हो या यह बात हो कि कंपनी काल्सिन एडवांस रिसीव कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, या किसी कॉल्स का पैसा एडवांस में प्राप्त कर सकती है, तभी वह कंपनी काल्सिन एडवांस रिसीव कर सकती है, ले सकती है। और यदि काल्सिन एडवांस के संबंध में किसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई रोक लगाता है या ऐसा उल्लेख है कि वह कंपनी काल्सिन एडवांस नहीं ले सकती है, तो इस परिस्थिति में उस कंपनी में काल्सिन एडवांस की परिस्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं। वह कंपनी किसी भी दशा में काल्सिन एडवांस का प्रयोग नहीं कर सकती है या काल्सिन एडवांस नहीं ले सकती है। स्टूडेंट्स, यदि कंपनी काल्सिन एडवांस प्राप्त करती है, उसके अंतर्नियम इसकी इजाज़त देते हैं, तो ऐसे में काल्सिन एडवांस एप्लीकेशन के समय भी प्राप्त किया जा सकता है, अलॉटमेंट पर भी प्राप्त किया जा सकता है और आगे कॉल्स पर भी प्राप्त किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन देखी है। ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन का मतलब क्या कि जब एप्लीकेशन इशू से ज़्यादा आ जाए, यानी जितने शेयर इशू किए गए हैं उससे ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आ जाए, तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था देखी थी जिसमें था प्रो रेटा अलॉटमेंट। और प्रो रेटा अलॉटमेंट करते समय जो अतिरिक्त एप्लीकेशन मनी होती है उसको भी काल्सिन एडवांस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मीन्स नॉर्मली यदि कोई अंशधारी किसी काल का भुगतान उस काल के ड्यू होने के पहले कर दे तभी काल्सिन एडवांस, और यदि प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रहा हो और उस परिस्थिति में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसके हिसाब किताब की यदि बात की जाए, तो कंपनी में अगर काल्सिन एडवांस को मेंटेन करने की कोई अलग व्यवस्था है तो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट के संबंध में जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है उसे भी किस खाते में रखा जाएगा या उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो उसे भी काल्सिन एडवांस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यह तो रही काल्सिन एडवांस की परिस्थितियां और काल्सिन एडवांस का मतलब। स्टूडेंट्स, जहां तक काल्सिन एडवांस के अकाउंटिंग की बात है, तो इसके अकाउंटिंग के संबंध में यदि देखें तो जैसे ही काल्सिन एडवांस होता है या काल्सिन एडवांस अकर होता है, तो उस परिस्थिति में जो एंट्री होती है वह सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू काल्सिन एडवांस अकाउंट, बीइंग काल्सिन एडवांस रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड रेट ऑफ पर शेयर। तो इस प्रकार से एडवांस में प्राप्त हुई कॉल्स मनी को इस एंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। अब दूसरी परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक्चुअल में वह कॉल ड्यू होती है और उस कॉल का पैसा रिसीव होता है। उस समय
इस एडवांस को एडजस्ट किया जाता है। तो एडजस्टमेंट के समय जब कॉल्स का एक्चुअल अमाउंट रिसीव होता है, यानी जिस कॉल के संबंध में एडवांस प्राप्त हुआ है वह कॉल जब बाद में रिसीव होती है, उसका पैसा प्राप्त हो रहा होता है, तो उस समय इस कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस एडजस्टमेंट के समय जो एंट्री की जाती है यह एक एंट्री नहीं होती है बल्कि दो एंट्रियों का मिला हुआ रूप होता है। क्यों? पहली बात तो अभी हमने बताई कि यह एडजस्टमेंट कब होता है कि जब एक्चुअली वह कॉल रिसीव हो रही होती है इन फ्यूचर, तब तो उस समय जो कॉल्स रिसीव करने की एंट्री होती है, यानी एडवांस को छोड़ करके बाकी शेयर्स पे जो कॉल्स उस समय रिसीव हो रही होती है तो उस कॉल्स के रिसीव करने की एंट्री होती है। और दूसरा काम वहीं पर किया जाता है कि जो कॉल्स इन एडवांस है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो यह एंट्री एक तरीके से कंपाउंड एंट्री बनती है जिसमें दो एंट्रियों को एक साथ जोड़ा जाता है, कॉल्स अमाउंट को रिसीव करने का और दूसरा जो एडवांस कॉल है उसको एडजस्ट करने का। और एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर पर्टिकुलर कॉल्स अकाउंट, यानी बीइंग पर्टिकुलर कॉल्स मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। तो इस प्रकार से कॉल्स इन एडवांस को ट्रीट किया जाता है। इसके दो मुख्य स्टेज हैं। पहला, जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा तो उस समय इसकी एंट्री हो जाएगी, और दूसरा जब कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट किया जाएगा एक्चुअल समय पे, एक्चुअली जब वो कॉल रिसीव हो रही होगी उस समय पर, तो उस समय एंट्री करने की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, हम सब ने कॉल्स इन एरियर के संबंध में इंटरेस्ट की व्यवस्था होती है इस बात को देखा था। यहाँ पर आपको हम बता दें कि कॉल्स इन एडवांस के संबंध में भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की व्यवस्था हो सकती है। कंपनी एक्ट में इसके संबंध में जो प्रावधान है वह यह कहता है कि कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम से ज़्यादा, यानी 12% पर एनम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यद्यपि कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये स्वतंत्रता होती है कि वह इससे कम रेट भी डिसाइड कर सकते हैं, इससे कम रेट का भी निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन यह किसी भी दशा में 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और यह कॉल्स इन एडवांस जो है यह इंटरेस्ट लिया नहीं जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी चूंकि पहले पैसा प्राप्त कर लेती है तो जो लोग पहले पैसा दे दिए हैं उनको कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो देखिए, ये कंपनी के लिए एक तरीके से खर्चा है, एक्सपेंस है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी इंटरेस्ट ड्यू होता है कॉल्स इन एडवांस के संबंध में तो इसकी एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस। यह तो हो गई इंटरेस्ट ड्यू करने की। अब जब एक्चुअली यह इंटरेस्ट पे किया जाता है, इस इंटरेस्ट का भुगतान किया जाता है, तो उस समय जो एंट्री होती है वह हो जाती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो यह कंपनी के लिए एक खर्चा है, लेकिन यह खर्चा जो है वह रेवेन्यू नेचर का होता है, आयगत प्रकृति का होता है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जब यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उस समय जो एंट्री बनती है वह हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से कॉल्स इन एडवांस की परिस्थितियों में अकाउंटिंग की जाती है। यदि प्रश्न में कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट की व्यवस्था नहीं दी गई है तो केवल दो ही एंट्री हमें करनी है, एक तो कॉल्स इन एडवांस रिसीव होने पर और दूसरा कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने पर। लेकिन यदि प्रश्न में इस बात का उल्लेख है कि कंपनी को एक पर्टिकुलर रेट से या कंपनी एक पर्टिकुलर रेट से
शेयर होल्डर्स को कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट का भुगतान करती है तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अर्थात इस संबंध में 3 एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोगों ने देखा कि व्हेन इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड, और लास्टली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह तो रही कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री के संबंध में बात। स्टूडेंट, जहां तक कॉल्स इन एडवांस के बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन की बात है तो यहां आप सबके सामने यहां पर एक बैलेंस शीट का प्रोफार्मा दिया हुआ है, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका उल्लेख हमने किया है। स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्रेडिट होता है और यह एक कंपनी की लाइबिलिटी होती है और यह एक साल टर्म लाइबिलिटी होती है। तो यद्यपि ये कॉल्स इन एडवांस को अलग से लिखने के लिए बैलेंस शीट में अलग से एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है तो देखें, यहाँ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जो करेंट लाइबिलिटी का सी नंबर पर जो एंट्री है, यदि उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पर है अदर करेंट लाइबिलिटीज। इसी शीर्षक में या इसी हेड में कॉल्स इन एडवांस को दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने कॉल्स इन एडवांस की एंट्री समझी है और इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन समझा है, इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा जरा हम लोग प्रैक्टिस करके देखें ताकि एंट्री और अच्छे से आप सबको याद हो सके। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। यह क्वेश्चन है, एक रिपन केमिकल लिमिटेड है जिसने 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं और प्रत्येक इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपये का है। इसका भुगतान कुछ इस प्रकार से होना है, एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये 50 पैसे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपये 50 पैसे। यानी यह 3 प्रकार से मांगा जाएगा, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो है ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। स्टूडेंट्स, आगे इस प्रश्न में जो व्यवस्था है वह यह कहती है कि एक तुलसी अंबानी है जिनके पास 4,000 शेयर्स हैं। इन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट भी भुगतान कर दिया। आपको इस संबंध में जर्नल की एंट्री बनानी है कंपनी की बुक्स में। तो आइए हम लोग सीधे इस सवाल के लिए एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिपन केमिकल लिमिटेड। यहाँ जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, पहली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की और एप्लीकेशन पर जो अमाउंट है वो 3 रुपये के रेट से मिलना है, 40,000 शेयर्स हैं। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। ये पहली एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी एंट्री तब होगी जब इस एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और चूंकि एप्लीकेशन का ही अमाउंट है तो यहाँ भी हो जाएगा 1,20,000। इस तरीके से एप्लीकेशन के प्रोसेस कंप्लीट। अभी नेक्स्ट एंट्री जो है वो है अलॉटमेंट ड्यू करने की। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बार थोड़ा समझ लें कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि तुलसी अंबानी जिनके पास 4,000 शेयर हैं, इन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। तो ये दिया कब होगा? क्या अलॉटमेंट ड्यू करते समय या अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते समय? तो निश्चित तौर पे अलॉटमेंट का पैसा जब प्राप्त हुआ होगा उस समय ना ये मिला होगा। तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय क्या इसकी कोई व्यवस्था करेंगे, इसके संबंध में कुछ बात करेंगे? नहीं। इसलिए अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री तो एज इट इज होगी। इट मीन्स इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3.5 रुपीज ऑन ईच। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 1,40,000। अगर हम इसका
कैलकुलेशन करें तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 तो ये आ जाएगा 1,40,000। ये तो अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब अगली एंट्री तब होगी जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट का जब अमाउंट रिसीव होगा तो यहाँ पर अब कालसीन एडवांस की व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ेगी। यानी जैसे ही जो पैसा अलॉटमेंट का मिलेगा तो अलॉटमेंट ड्यू था 1,40,000 रुपये का, लेकिन वो ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि एक जो तुलसी अंबानी हैं उन्होंने अपने हिस्से का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पेमेंट कर दिया। अब वही अमाउंट यहाँ कालसीन एडवांस होगा। तो आइए अब यहाँ एंट्री की बात करें तो एंट्री यहाँ कंपाउंड एंट्री बनेगी। कौन सी? तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने वाली एंट्री तो एज इट इज बनेगी ही बनेगी, साथ ही साथ जो कालसीन एडवांस आएगा उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इन दोनों एंट्री को एक साथ मर्ज करके एक कंपाउंड एंट्री बनेगी। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कालसीन एडवांस अकाउंट। जहां तक अमाउंट की बात करें तो अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा मिलेगा, यानी 1,40,000 ड्यू था तो 1,40,000 तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब काल्स इन एडवांस की यदि बात करें तो कालसीन एडवांस यहाँ पर जो प्राप्त होगा वह होगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इज इक्वल टू 14,000 रुपीज। मतलब 14,000 रुपये कालसीन एडवांस के रूप में प्राप्त होंगे। अब अगर हम टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे जो मिलेगा उसका हिसाब किताब देखें तो 1,40,000 अलॉटमेंट का पैसा और 14,000 रुपये ये जो है वो कालसीन एडवांस वाला, तो टोटल कितना प्राप्त होगा? तो टोटल प्राप्त होगा 1,54,000। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग एंट्री में अमाउंट को भरते हैं। तो यहाँ बैंक के सामने 1,54,000 होगा, चूँकि पूरा पैसा जो अलॉटमेंट पे प्राप्त होगा वह होगा 1,54,000। वहीं अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट के सामने क्रेडिट में हो जाएगा 1,40,000 जो ड्यू था पूरा का पूरा मिला, और कालसीन एडवांस में 14,000 जो तुलसी अंबानी का 4,000 अंशों पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है वह हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अलॉटमेंट की एंट्री यानी अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने की एंट्री और कालसीन एडवांस की एंट्री एक साथ संपन्न हो जाएगी। अब अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री अलॉटमेंट रिसीव होने के बाद से होगी। निश्चित तौर पे जो अगली एंट्री होगी वह होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की। अब चूंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के संबंध में आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यहाँ कुछ न कुछ तो लोचा है, यहाँ कुछ न कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि कालसीन एडवांस इसके संबंध में है। तो क्या जो अमाउंट ड्यू किया जाएगा, यानी जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू किया जाएगा तो क्या एंट्री में कोई परिवर्तन आएगा? तो नहीं, इसका जवाब है कोई परिवर्तन नहीं होगा। कालसीन एडवांस होने के बावजूद ड्यू तो पूरा का पूरा यानी 40,000 अंशों पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की जाएगी। क्योंकि देखो, ड्यू करना अलग प्रश्न है और उसको रिसीव करना एक अलग एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर ड्यू करने का जो एस्पेक्ट है वह अलग होगा और जो रिसीव करने का एस्पेक्ट है वो अलग होगा। तो यहाँ पर यदि हम ड्यू करने की बात करें तो क्या ड्यू हुआ है क्या पहले? हाँ, ये है कि प्राप्त हो चुका है। एक हिस्सा जो प्राप्त हुआ है अलॉटमेंट के समय प्राप्त हुआ है, एक हिस्सा जो है वो कॉल ड्यू होने के बाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो रिसीविंग है इस कॉल का वह 2 हिस्से में है, न कि ड्यू 2 हिस्से में है। तो ड्यू की एंट्री में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, यानी ड्यू करने की एंट्री तो एक ही एंट्री बनेगी ना, यानी वह एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3.5 रुपीज ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अमाउंट होगा 1,40,000। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव होगा तो उस समय क्या एंट्री बनेगी? बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर 2 एंट्री एक साथ होगी। कैसे? तो एक तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू हुआ है उसका पैसा रिसीव होने की, लेकिन जिसने एडवांस दे दिया है क्या वो भी देगा क्या? नहीं देगा,
तो उस समय क्या करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो एंट्री को एक साथ मिला करके बनाया जाएगा, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त करने की एंट्री जो नॉर्मली होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और एडजस्ट करने की बात कहें तो एडजस्टमेंट की एंट्री हो जाती है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल्स अकाउंट। तो यहाँ दोनों को जब हम कंबाइंड करके एंट्री बनाएंगे, कंपाउंड एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। जहाँ तक अमाउंट की बात करें तो जरा वर्किंग नोट पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होगा इसकी यदि गणना करें तो सबसे पहले तो जो अमाउंट ड्यू था यानी 1,40,000, अब यह कॉल्स इन एडवांस वाली बात नहीं होती तो पूरा का पूरा 1,40,000 रिसीव होता, लेकिन चूंकि कुछ हिस्सा इसका पहले रिसीव हो चुका है तो यदि उसको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कॉल्स इन जो, तब हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या अमाउंट रिसीव होगा। तो कॉल्स इन एडवांस कितना है, कॉल्स इन एडवांस है 14,000 और इस 14,000 को यदि हम डिडक्ट कर दें 1,40,000 से तो मिलता है 1,26,000। यही बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, यानी इस 1,26,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे 1,26,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा 14,000 ये कॉल्स इन एडवांस खाते में डेबिट हो जाएगा और टोटल मिला करके इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो क्रेडिट होगा वह होगा 1,40,000। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की एंट्री कंप्लीट हो गई और आशा है कि आपने कॉल्स इन एडवांस के संबंध में जो व्यवस्था है इसको ठीक प्रकार से आपने समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, चूँकि इस प्रश्न में भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए नहीं रखा है क्योंकि नॉर्मली जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसमें यह टर्म नॉर्मली शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा, यह आपको ये नहीं जानना चाहिए, इसलिए हमने इस टर्म को स्पष्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स, आशा है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।